साथियों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। पूरी यूएस टीम, कोर टीम का वेलकम करता हूं जिसने इस प्रकार का प्लेटफॉर्म शुरुआत किया। पूरा हिंदुस्तान जिसको लेके उत्साह है, पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर है। जैसे ही 4 बजते हैं सभी साथी अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के आगे बैठ जाते हैं कि कोर लीडर बोले और हम सुने। और मैं भी साथियों 10 तारीख से लेकर आज तक एक भी मीटिंग को मैंने छोड़ा नहीं। 4 से 5 हर मीटिंग को मैंने सुना और मैं भी आज प्रयास करूंगा कि जिस प्रकार से आपकी मेरे प्रति भावनाएं हैं, मैं आपकी भावनाओं पर खरा उतरूं और मैं आपके बिजनेस बढ़ाने में कोई योगदान कर सकूं और रोल अदा कर सकूं, इसका मैं प्रयास करूंगा। जैसे मैंने बताया साथियों, मेरा नाम विनोद शर्मा है। लगभग 18 से 19 वर्ष का समय मेरे को आरसीएम बिजनेस के अंदर हुआ है। किस प्रकार से मैं आरसीएम के अंदर आया, किस प्रकार से मेरी शुरुआत हुई, मैं वो कहानी मेरी शुरुआत में आपके सामने शेयर करूंगा। साथियों, जींद से भिवानी रोड पर ईगरा मेरा गांव है, वहां मेरा जन्म हुआ। 22 वर्ष तक मैं वहां रहा। ग्रेजुएट में हूं, मैंने बीए किया हुआ है। उसके बाद मैंने 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है। लेकिन कहते हैं साथियों, दुख भी कोई बताकर नहीं आता और सुख भी कभी बताकर नहीं आता। ऐसी घटना एक बार मेरे साथ घटी कि 96 के अंदर कोई डबल पैसे, 3.5 साल के अंदर डबल पैसे करने वाली कोई कंपनी आई। उस कंपनी में मैंने काम किया और साथियों आप यकीन कीजिए 96-7 के अंदर कई लाख रुपए का घाटा मैंने सहा, क्योंकि कुछ समय बाद वो कंपनी भाग गई थी। साथियों, वो मेरी जिंदगी का बहुत बुरा दौर था, जब वो इस प्रकार से दौर रहा कि बहुत सारे साथी पैसे मांगने के लिए घर आने लगे, सुबह शाम वो चक्कर काटने लगे। तो जिंदगी ऐसी बुरे दौर से गुजर रही थी, लग रहा था कि अब इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कुछ साथियों ने, कुछ मेरे शुभ चिंतक थे, उन्होंने सलाह दी कि आप अब गांव छोड़ के शहर चले जाओ, क्योंकि शहर में कुछ और काम की संभावना होती है और जो लोग गांव में ही आपके पास से बार बार पैसे मांगने आते हैं, ये शहर में कम हो जाएंगे। ऐसी स्थिति रही साथियों, और मैं गांव से शहर में हम लोग पूरा परिवार आया। 800 रुपए के अंदर एक किराए का मकान हम लोगों ने लिया और 99 के अंदर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। गवर्नमेंट जॉब लगी तो मुझे लगा था कि यार गवर्नमेंट जॉब लगी, अब तो मैं सब कुछ कर दूंगा, मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि जो पहली सैलरी मेरे को मिली तो मेरे सारे सपने टूट गए कि इस सैलरी से मेरा गुजारा भी होना मुश्किल है। ये पैसे चुकाना तो दूर की बात है, मेरा तो समय ही पास होना इस नौकरी से संभव नहीं है। और वही हुआ दोस्तों, इस प्रकार से जिंदगी कटने लगी। धीरे 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 जितने लोग मेरे से पैसे मांगते थे, जितने लोगों का मेरे ऊपर उधार था, जितने लोगों का पैसे मैंने जमा करवा था, धीरे धीरे वो सारा जो तनख्वाह का पैसा था वहां जाने लगा और गुजारा करना मुश्किल हो गया। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया दोस्तों, मैं जिस स्कूल में जॉब करता था उसी स्कूल में मैं 99 से वहां पे जॉब करता था, 1999 से उस स्कूल के अंदर। तो ऐसा हुआ 2000 के अंदर एक ऐसे शख्सियत की ट्रांसफर होके वहां पे आई। मुझे आज भी याद है, लाल सी बाइक पे वो शख्सियत आया और आते वो मेरे ऑफिस में आए, ऐसे ऐसे मैंने को ज्वाइनिंग करना है, मैं वहां से आया हूं, मैं मैथमेटिक्स का लेक्चरर हूं और श्रीचंद अत्री मेरा नाम है। साथियों 2000 के अंदर वो शख्सियत मेरी जिंदगी में आए, उन्होंने उस स्कूल के अंदर नौकरी ज्वाइन की और 2000 से लेकर हम लोग 2001 तक साथ में वहां पे रहे। और जैसे ही 1 साल ये हुआ, 2001 आया, तो मैं किसी ऐसी कंपनी के इंतजार में था, ऐसे किसी काम के इंतजार में था जहां से मेरे को ज्यादा पैसा मिले, क्योंकि मैं कर्ज में डूबा हुआ था, वो पैसा मेरे को उतारना था। जब मैं उस काम के इंतजार में था तो एक कंपनी आई थी, आप सभी को पता होगा, जापान लाइफ इंडिया। 2001 की बात है साथियों। जापान लाइफ इंडिया कंपनी को देखने के लिए मैं 2 बार दिल्ली गया और मैं प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि जो मेरा कर्जा है ये कंपनी उतार सकती है। मैं वापस आया। अत्री साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे। जैसे उनका पीरियड खाली होता था, हम दोनों एक साथ बैठ के चाय पीते, बातचीत करते और इसी प्रकार से स्कूल का समय चला जाता, घर आ जाते। और जैसे ही मैं दिल्ली से जब वो कंपनी का प्लान देख के आया तो मैंने अत्री साहब को बोला कि साहब ऐसा प्लान मैं देख के आया हूँ, अब तो बहुत बढ़िया कंपनी है वो, बस आप 1 लाख रुपए तैयार कर लो और अब तो अपना बिजनेस चलेगा और सारा मेरा कर्ज उतर जाएगा और अपने सारे सपने पूरे हो जाएंगे। साथियों, अत्री साहब से इस प्रकार की बात कर ही रहा था, 4 दिन 5 दिन बीते। अचानक अत्री साहब मेरे पास आते हैं, कहते यार तू 1 लाख रुपए की बात कर रहा था, 1 लाख छोड़ तू 1000 रुपए तैयार कर, ऐसी कंपनी कोई आई है। मैंने कहा सर कमाल की बात है, 1 लाख रुपए कहाँ, 1000 रुपए, ऐसी कौन सी कंपनी आई है? बोले हाँ, 1000 रुपए तू तैयार कर, 1000 रुपए में काम चल जाएगा। थोड़ा बहुत वो 1200-1300 ऐसी कुछ बात कर रहे थे, यानी कि नियर अबाउट 1000 रुपए की उन्होंने मेरे सामने बात की। मैं खुश हुआ, 1 लाख कहाँ 1000,
अगर 1,000 रुपये से कोई बिजनेस चलता है, 1,000-1,200 से कोई बिजनेस चलता है, तो ये तो बहुत बढ़िया है, मैं तो इसमें बहुत आगे निकल जाऊंगा। 1,000-1,200 तो कुछ बात ही नहीं है, कहाँ 1,00,000 रुपए। तो मैंने कंपेरिजन किया बार बार 1,00,000 रुपए से। और जैसे ही इस प्रकार 4-5 दिन बीते, अत्री जी मेरे को बोलते कि एक मीटिंग हाउस में चलेंगे, एक मीटिंग हाउस में चलेंगे। साथियों, जब वो मीटिंग की बात आती तो लगभग मैंने भी ये किया, सर कल चलेंगे कल चलेंगे, और कल करते करते 5-6 दिन बीत गए। और 5-6 दिन बाद एक मीटिंग में हम लोग गए, जींद के स्कीम नंबर 6 के अंदर, एक किसी शॉप के अंदर वो मीटिंग थी, छोटी सी मीटिंग थी, 8-10 लोग वहां पे थे। वहां पे उन्होंने पूरा प्लान बताया, और वहां पे एक चीज उन्होंने बताई कि 5 साल वो कर रहे थे, 5 साल, 5 ईयर्स, 5 साल वो बात कर रहे थे कि 5 साल आपको देने हैं, 5 साल आपको देने हैं। मैंने कहा 5 साल की क्यों बात कर रही है, 4 की 6 की क्यों नहीं कर रहे? 5 साल बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने एक प्लान दिखाया, कंज्यूमर, रिटेलर, इस प्रकार से होलसेलर, जो अपना प्लान है वो उन्होंने प्लान दिखाया। जितना मेरे को समझ में आया मैंने उस प्लान को समझा। लेकिन मेरे को एक चीज वहां पे समझ में आई कि यार इनका प्लान सही है, और जो ये इनकी कंपनी है वो भी सही है, क्योंकि ज्यादा पैसा लेते नहीं, नुकसान होने का खतरा ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, जो आदमी पहले डरा हुआ होता है वो किसी भी काम को देखता तो वो डर जाता है। तो वही मेरे को पहले वाला जो भय था वही सता रहा था कि किस प्रकार से मैं और ना डूब जाऊं। लेकिन वो खतरा था ही नहीं, क्योंकि कंपनी अगर 1200-1300 रुपए ले रही थी, उसके बदले में कपड़ा दे रही थी। मैं बाहर निकला, अत्री साहब को बोला, सर ये काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये प्लान भी सही है, इसमें तो करना ही कुछ नहीं। बीच वाले लोग निकल गए और सीधा कंपनी सामान लेना है। तो अत्री साहब बोले बिल्कुल सही है। शुरुआत की, हम लोगों ने शुरुआत की, और धीरे धीरे जब उस मीटिंग में, सच्ची एक बात और मैं बताता हूँ आपको, शेयर करता हूँ, वो 5 साल वाली बात फिर मैंने अत्री साहब से पूछी कि सर ये 5 साल वाली बात बताओ, 5 साल क्या है? तो बोले 5 साल जैसे कोई कोर्स होता है, जैसे आपने ग्रेजुएशन की होगी 3 साल में की होती, MBBS की है वो 5 साल की होती है, लॉ का कोर्स होता है वो 3 साल का होता है। इसी प्रकार से ये भी एक कोर्स है जो 5 साल में होता है। मैंने कहा सर बिल्कुल मैं इस कोर्स को करूंगा, और ये तो मैं बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग करवा दूंगा, ये तो आसान है, रुपए 1,000-1,200 लगते हैं, उसके बदले में 3 पैंट और 3 शर्ट का कपड़ा मिल जाता है। साथियों, हमने उसी वक्त फॉर्म लिया, मैंने फॉर्म साइन किया, उसको भरा और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा सोचा था दोस्तों वैसा हुआ नहीं। मैं ये समझ रहा था कि मैं तो जिसके पास जाऊंगा ज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। जिसके पास मैं गया, क्योंकि एक तो मेरी उम्र छोटी थी, 24 साल की उम्र थी मेरी 2001 में जब मैंने आश्रम की शुरुआत की। तो जब मेरी उम्र छोटी थी तो उम्र को देखते हुए, साथ ही विश्वास नहीं, कुछ मेरा पुराना जो काम था जिसमें मैंने पैसे लगवाए थे, कंपनी भाग गई थी, वो चीज मेरे साथ बहुत लंबी चली। जिसके पास में जाता वही बोलते अच्छा आप फिर आ गया, उसमें तो उसके पैसे लुटवा दिए, इसमें उसके पैसे लगवा दिए, इस प्रकार की कहानी आज फिर। साथियों, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, बार बार अपलाइन के साथ, बार बार अत्री साहब ने बहुत बड़ा मेरा सपोर्ट किया, दिल से सपोर्ट किया। जब भी मैं गिरता अत्री साहब मुझे सामने मिलते और मुझे उठा लेते, और वहीं पर वत्स साहब होते, उन्होंने भी बहुत बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन जो आपकी नियरेस्ट अपलाइन होती है फिर भी वो आपका ज्यादा, उसका रोल ज्यादा होता है। तो अत्री साहब का मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल रहा, और देखते ही देखते 4-5 ज्वाइनिंग उस महीने मैंने करवाई। 637 रुपए का मेरा पहला चेक आया। जब पहला चेक आया तो मैं बड़ा खुश हुआ, यार 637 रुपए का चेक आया। ऐसे नहीं आते थे चेक कि अभी ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, ये नहीं था, एक स्टेटमेंट आती थी। वो स्टेटमेंट रखिए, मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए किस प्रकार से ये मेरी पहले चेक की स्टेटमेंट आई थी। 637 रुपए की मेरी ये पहली स्टेटमेंट आई थी। स्टेटमेंट होती थी, इसके अंदर एक चेक होता था, स्टेटमेंट के साथ वो चेक आता था, और वो चेक बैंक में लगाता था, तब वो कैश होता था, तब अपना पैसा वापस आ जाता था। तो ऐसे समय के अंदर, लेकिन फिर बात आती, लोगों के पास जाते, क्या ये तो कपड़ा है, ये क्या काम आएगा, एक बार पहन लिया फिर आगे इसका क्या करेंगे, ये तो आगे काम ही नहीं आएगा, कपड़ा ससुराल से आ जाएगा। हम एक एग्जाम्पल देते थे कि ससुराल का कपड़ा पहन के कोई अमीर नहीं हुआ, और आश्रम का कपड़ा पहन के सैकड़ों लोग अमीर हो गए। ये आज भी एग्जाम्पल मेरे को याद है, ये एग्जाम्पल हम देते थे, और ये बड़ा अच्छा रहता था, गले को सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता था। बात तो सही यार, ससुराल से कपड़ा, बहुत सारे लोग कहते थे जो पैंट शर्ट तो मेरी ससुराल से आ जाती है। तो भी इस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करते थे। 637 रुपए का चेक आया, खुशी हुई, मैं लोगों को चेक दिखाने लगा, कुछ और लोगों के साथ जाते, जैसे ही साथियों आगे की आगे प्लान दिखाते, तो बहुत सारे चैलेंज भी आते, बहुत सारा सुनने को मिलता, बहुत सारी, जैसे आप सभी फील्ड में जाते हैं जो चैलेंज आते। लेकिन साथियों आज वो चैलेंज नहीं है जो पहले चैलेंज थे।
आज से बिजनेस बहुत आसान है। जो कहते हैं सर आज मुश्किल है, आज मुश्किल नहीं है दोस्तों। मुश्किल तो तब था जब केवल एक कपड़ा था, गत्ते के डिब्बे के अंदर 3 पैंट और 3 शर्ट थे। कंपनी देखने भीलवाड़ा जाओ, मैन्युफैक्चरिंग भीलवाड़ा, सब कुछ भीलवाड़ा, जो भी कुछ हो भीलवाड़ा के अलावा कुछ भी नहीं था। तो साथियों मुश्किल तो तब था, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई भी काम मुश्किल हो, अगर आपको आसान करना हो तो आपके सपने बड़े कर लीजिए। मैंने मेरे सपने बड़े कर किए, क्योंकि मेरे पास एक उद्देश्य ये था कि मेरे को मेरा कर्ज उतारना है। मेरा जो लोगों का कर्ज चढ़ा हुआ है वो मुझे उतारना है। वो नौकरी से मैं नहीं उतार सकता था, और मेरे कुछ सपने भी थे कि यार मुझे कम पैसे के अंदर गुजारा नहीं करना। मेरे पास इतना पैसा हो, मैं इधर हाथ डालूं तो पैसा होना चाहिए, इधर हाथ डालूं तो पैसा होना चाहिए। ये जो गरीबी का जीवन है ये बार बार मरना पड़ेगा, और अमीरी का जीवन जीने के लिए एक बार मरना पड़ेगा। ये बात मैंने सीखी साथियों। सफर चलता गया। पहला महीना जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से दूसरे महीने मेरा चेक नहीं आया। पहले महीने 637, दूसरे महीने चेक नहीं आया। अब दूसरे महीने चेक नहीं आया, इसका कारण पता लगा कि मेरी टीम के अंदर जिन लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया था उन्होंने भी किसी को ज्वाइन नहीं करवाया, और मैंने भी किसी को ज्वाइन नहीं करवाया मतलब हुई नहीं मेरे से ज्वाइनिंग कोई। अब मैं अत्री साहब से फिर मिला। अब क्योंकि अत्री साहब से मिलना मेरे इजी इसलिए था कि हम एक ही स्कूल में रहते थे साथियों। 6 साल अत्री साहब और मैं एक ही स्कूल में रहे। 2000 से लेकर 2006 तक अत्री साहब और मैं एक ही स्कूल में रहे। इसलिए मुझे अपलाइन का सपोर्ट थोड़ा सा ज्यादा मिला, क्योंकि अपलाइन मेरे साथ ही रहते थे। सुबह स्कूल में साथ रहते थे, शाम को हम लोग प्लान दिखाने जाते थे। फिर मैंने क्या किया, जब मेरे से ज्वाइनिंग नहीं हुई तब मैंने कहा सर अत्री सर आप मेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा, ऐसे मेरे से ज्वाइनिंग नहीं हो रही। लोग तो मेरी बात नहीं मानते, क्योंकि वो तो मेरे को जानते हैं, वो मेरा पिछला इतिहास को उठा के खड़े हो जाते हैं। अब थर्ड पार्टी अप्रोच, हर कहानी में आप साथियों मैसेज साथ के साथ आप मैसेज ढूंढते जाइए। थर्ड पार्टी अप्रोच, मेरी अपलाइन मेरे साथ गई। जैसे जैसे मेरी अपलाइन साथ जाती मैं चुप, मेरी अपलाइन बोलती। सारे सवालों का जवाब मैं चुप, मेरी अपलाइन देती। अब जब इस प्रकार से मेरी अपलाइन बात करती रही, मैं चुप रहता रहा, तो मुझे लगा अब तो ये काम आसान हो गया, अब तो चुप रहने से चलेगा, ये बोलना ही नहीं अपने को। तो साथ ही इस प्रकार से 2, 3, 4 महीने चलते गए। कभी 700 कभी 800 इस प्रकार से चेक आता चला गया। अब इस प्रकार का साथियों जब चेक आता चला गया तो काफी मोटिवेट मिलता, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि बड़े चेक कब आएंगे। अब साथियों मैंने जींद शहर के अंदर मैं रहता हूं, तो साथियों जहां आदमी रहता है वहीं पे अक्सर वो ज्वाइनिंग करता है। अब मेरा बिजनेस 5000 से लेकर 10,000, 20,000 इस प्रकार से ग्रो करने लगा। थोड़ा थोड़ा आगे वो बढ़ने लगा, थोड़ी यानी कि 500, 1000, 1200 इस प्रकार की इनकम बढ़ने लगी। और जब इसकी बड़ी इनकम की बात आती तो अत्री साहब ने मेरे को एक बार बोला कि मैं आपके साथ बहुत ज्यादा अब ऐसे नहीं चल सकता, आपको खुद प्लान दिखाना पड़ेगा, खुद आपको आगे आके बोलना पड़ेगा। अब बोलना मेरे लिए इतना मुश्किल था, स्टेज पे खड़ा होना या 4 आदमी को प्लान दिखाना। मैं एक आदमी को 1 to 1 प्लान दिखाने में तो मैं मास्टर था, लेकिन 4-5 आदमियों के सामने खड़े होकर प्लान दिखाने में मेरी हालत खस्ता हो जाती थी। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन कहते हैं कि साथियों अगर कोई काम आपको मुश्किल लगता हो तो आप उस काम में कूद जाइए, बार बार उस काम को कीजिए, और बार बार आप उस काम को करते हैं तो वो काम करने की आपकी आदत बन जाती है। आपका डर भाग जाता है, आपका जो उस काम को करने के पीछे आपका भय था वो भाग जाता है, वो खत्म हो जाता है। और जब भय खत्म हो जाता है तो वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। तो साथियों जिस काम से मैं इतना ज्यादा डरता था, धीरे धीरे उस काम का भय मेरे से खत्म होने लगा, वो डर मेरे से दूर भागने लगा। और जैसे ही डर भागने लगा तो साथियों फिर तो मैंने इतनी रफ्तार से प्लान दिखाए, 4 आदमी, 5 आदमी, फिर मैं जींद से कभी करनाल, कभी कुरुक्षेत्र, कभी 50 किलोमीटर, कभी 100 किलोमीटर, इस प्रकार से इतनी अंधाधुंध तरीके से साथियों मैंने काम किया। और मेरा बिजनेस कभी 1.15, 1.70 इस प्रकार से ग्रो करने लगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ये बिजनेस 1.15, 1.70 इस प्रकार से हो रहा था, बिजनेस आगे बढ़ रहा था, तो देखते ही देखते क्या हुआ, अब ज्वाइनिंग की जो लिस्ट होती है, अब वो लिस्ट मेरी तो खत्म होने लगी। अब मेरी लिस्ट खत्म होने लगी तो मैंने सोचा रहा मेरी लिस्ट की जरूरत ही क्या है, अब तो मेरा बिजनेस बढ़ने लगा। मैंने अपनी लिस्ट बनाना बंद कर दिया।
अपनी लिस्ट बनाना बंद इसलिए भी कर दिया क्योंकि मेरी जो लिस्ट थी, खुद की लिस्ट थी, उनके प्रति मेरे बारे में जो धारणा थी वो ये थी कि यार इस व्यक्ति ने पहले ही बहुत सारे पैसे लगाए हैं, इस व्यक्ति ने पहले ही बहुत सारे लोगों का नुकसान किया है और ये आगे भी बहुत सारे व्यक्तियों का नुकसान करेगा, इसके साथ फंसना सही नहीं है। इसलिए जो मेरे प्रति धारणा थी, इसलिए मैंने लिस्ट बनाना खत्म कर दिया। लिस्ट बनाने के बारे में मैंने सोचा इसको बाद में देखेंगे, मैं अभी तो लोगों के साथ काम करूंगा, और अपनी लिस्ट बनाना मैंने ना के बराबर कर दिया। लेकिन साथियों, जैसे जैसे वो बिजनेस 1-15 एक सत्र बढ़ता चला गया, फिर क्या हुआ, नेटवर्क जो हम लोग बनाते हैं उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से नेटवर्क बनाते हैं, जो अपन यहाँ बनाते हैं, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसकी जानकारी न होने के कारण वहां भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। किसी को कहीं लगा दिया, रिश्तेदार को कहीं लगा दिया, मित्र को कहीं लगा दिया, दोस्त को कहीं लगा दिया, उसकी जानकारी को दूसरी तरफ लगा दिया, उसके जानकारी को दूसरी तरफ लगा दिया। तो वो इस प्रकार से नेटवर्क मेरा बिगड़ने लगा, वो नेटवर्क उलझ गया, उसका उधर, और वो सारे टेप रूट में नए आके अलग अलग क्रॉस बन गए। अब स्कूल में अत्री साहब फिर मेरे को मिले, बहुत सारा समय हम लोग साथ में मिलाते थे, स्कूल में बैठ के हम बात करते थे कि आरसीएम से बहुत सारे पैसे आएंगे, आरसीएम से कार आएगी, आरसीएम से ये आएगा, आरसीएम से वो आएगा, आरसीएम से सपने पूरे हो जाएंगे। हम बैठते तो मैं कहता सर सपने तो पूरे ठीक है, ये तो बिजनेस मेरा तो 1-15 1-17 बढ़ रहा था, ये कम आने लगा। नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर था उसको हमने वहां बैठकर देखा तो पाया कि वो ज्वाइनिंग जो लग रही थी वो सही तरीके से न लगने के कारण ये सब कुछ हो रहा था। अब साथियों, वो ज्वाइनिंग का हमने देखा तो मेरा बिजनेस कम आने लगा 170, वो कभी 1-15, फिर 70, फिर वो 40, इस प्रकार से बिजनेस घटने लगा। और मेरा चेक जो थोड़ा सा ठीक हो गया था वो फिर डाउन आ गया। अब यहां भी आपको एक मैसेज लेने की जरूरत है साथियों। अब यहां क्या मैसेज लेने की जरूरत है कि बिजनेस जो है ऊपर भी जाएगा और बिजनेस नीचे भी आएगा। वो उस चीज को मैंने फेस किया। ये चीज आपको कहां से सीखने को मिलती है? ये मीटिंग सेमिनार से सीखने को मिलती है। जब एक साथी खड़ा होकर बोलता है कि आपका बिजनेस ऊपर जाएगा, आपका बिजनेस नीचे जाएगा, जब तक आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो जाता ऊपर नीचे जाता रहेगा। तो मेरा बिजनेस ऊपर नीचे गया, मैं भी घबराया। हर व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन घबराने तक तो ठीक है, कई व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं, क्विट कर देते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है साथियों। मुश्किल का दौर हमेशा हमेशा आपको और हमें सिखाने के लिए आता है, आपको और हमें जगाने के लिए आता है। ये लॉकडाउन जो आज है ये भी हमें सिखाने और जगाने के लिए आया है। इस लॉकडाउन की वजह से भी देखना हमारा बिजनेस किस प्रकार से तरक्की करेगा। तो जब वो साथियों चैलेंज आता, मैं चैलेंज से नहीं घबराया, कभी मजबूत हुआ। थोड़ा सा एक बार तो लगता है, हर व्यक्ति को ह्यूमन नेचर थोड़ा सा लगता है ये क्या हो गया, लेकिन और मजबूत हुए और आगे बढ़ते चले गए। और इस प्रकार से छोटी छोटी बातों लेकर, जो कभी किसी की ज्वाइनिंग, कभी किसी का नेटवर्क स्ट्रक्चर, इस प्रकार की बातों को लेकर जो चलता था उसमें थोड़ी सी मजबूती मिली। अपलाइन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अपलाइन को आप कस के पकड़ के रखिए। आपकी अपलाइन को मैं कहता हूं आप बिल्कुल गुरु भगवान मान के चलिए, क्योंकि वो आपको डूबने नहीं देगा। ऐसे यात्री साहब का सपोर्ट मेरी जिंदगी में रहा, ऐसे ही वत्स साहब का सपोर्ट मेरी जिंदगी में रहा। और नेटवर्क की जब बात आई तो साथियों बात वहां तक पहुंची कि जब ये बिजनेस मेरा कम आने लगा तो धीरे धीरे बहुत सारे साथी बोले अब मेरे से चलने वाला नहीं है। एक बार 8-10 साथी जो मेरी टीम के लीडर थे, मैं उनसे मिला, उनसे मैं बात कर रहा था। वो बोले सर अब हमारे बस का नहीं है, हम इस काम को नहीं करेंगे, अब आपको देख लो, आपको करना तो ठीक है, हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर बिगड़ गया, कहीं का कहीं कोई लग गया, हमारे से चलने वाला नहीं है, हम काम नहीं करेंगे। साथियों लगभग मैं कुछ ही लोगों के साथ खड़ा रह गया। लेकिन मैंने एक बात सीखी थी मीटिंग के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से, कि आपकी 2 तरह की लिस्ट होती है। एक आपकी खुद की लिस्ट और एक आप जिन लोगों को जोड़ते हो उनकी लिस्ट। और साथियों प्रहलाद सर की मैंने मीटिंग देखी थी, प्रहलाद सर ने भी यही बात बोली थी, आपको याद होगा कि लिस्ट पे जो आपकी टीम की लिस्ट है वो भी तो आपकी लिस्ट है। और बिल्कुल जो प्रहलाद सर ने बोला था मैंने वही किया था कि मैंने अपनी लिस्ट की बजाय फिर लिस्ट की लिस्ट पे काम करना शुरू कर दिया। और एक आदमी ने मेरे को एक डायरी में लिख के दिया कि ये फरीदाबाद का एक एड्रेस है, ये DR कथुरिया है, मैं तो बिजनेस को नहीं करूंगा, अगर आपको बिजनेस करना हो तो आप इस जगह चले जाइए। वो साथी अगर बिजनेस कर ले तो आपकी बात बन सकती है। साथियों मैं तो चाहता यही था कोई एड्रेस मिले और मैं उसको करूं और उस पर जाऊं मैं किस प्रकार से।
किस प्रकार से उसको मैं अपनी टीम को आगे लेके जाऊं। मैं तो चाह ही यही रहा था और वही हुआ। साथियों, मैंने क्या किया कि संडे के दिन, क्योंकि मैं नौकरी करता था, गवर्नमेंट जॉब थी मेरी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अत्री साहब के साथ, जैसे मैंने बताया, एक स्कूल में नौकरी करते थे। और मैं साथियों बीच में आपको यह भी बात बताऊं कि बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। साथियों, समय हमारे पास भी नहीं था, समय मेरे पास भी नहीं था। नौकरी के साथ साथ हमने उस समय को मैनेज किया। छुट्टी के बाद हम लोगों ने सारे का सारा जो आज तक जिस प्रकार से अपने साथ जो अपनी टीम है, सारे की सारी हम लोगों ने उसको पार्ट टाइम मैनेज किया। 2006 तक पार्ट टाइम करते करते मैंने अपने बिजनेस को उठाया। तो समय उसके पास नहीं होता जिसके पास सपने नहीं होते। जिसके पास सपने होते हैं उसको समय कभी भी कुछ नहीं कहता। आपके सपने बड़े होने चाहिए। आपके सपने अगर बड़े हैं तो समय कभी भी आपके लिए मुसीबत खड़ा नहीं हो सकता। वही आपको तंग करता है कि आपके जब सपने छोटे होते हैं तब आपके लिए मुसीबत बड़ी हो जाती है, और आपके सपने बड़े होते हैं तो आपकी मुसीबत छोटी हो जाती है। साथियों, बाहर अक्सर मैं मेरी जिंदगी में अगर किसी दिन का महत्व बताऊं, साथियों सबसे बड़ा महत्व मेरी जिंदगी में संडे का रहा है। संडे की वजह से हम लोग यहां पहुंचे हैं। संडे को हम लोग करनाल जाते थे, संडे को हम लोग 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर संडे को जाते थे, और जब उस व्यक्ति ने एड्रेस दिया तो मैं ठीक संडे को फरीदाबाद पहुंच गया। अब यहां पर भी एक मैसेज लेने की जरूरत है। बहुत सारे साथी क्या करते, बहुत सारे साथी इस जगह पर यह करते कि पहले वो उससे बात करते, या आज भी किसी के सामने यही स्थिति हो तो बहुत सारे साथी ऐसे करेंगे, पहले उस साथी से बात करेंगे, सर ऐसे ऐसे बिना समय आऊं, वो तो उस पर डिपेंड करता है क्या बोलेगा। आऊं भी बोल सकता है और नहीं आऊं भी बोल सकता है, आ जाओ भी बोल सकता है, मत आओ भी बोल सकता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं साथियों सीधे का सीधा फरीदाबाद पहुंच गया। फरीदाबाद जाके मैंने उस व्यक्ति को फोन किया। लैंडलाइन उस वक्त होते थे, मोबाइल वगैरह थे ही नहीं उस वक्त। लैंडलाइन से मैंने उस व्यक्ति को फोन किया। ये बात सर लगभग 2002 के शुरुआत की है। 2001 के अंदर तो हमने अपने जींद के आसपास शुरू किया था, और 2002 में जब पता लगा कि इस बिजनेस को बाहर ले, अगर आपको सुरक्षित रखना है, इस बिजनेस को सक्सेस रखना है, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और साथियों, फरीदाबाद जाके मैंने उस व्यक्ति को फोन किया। हेलो, मैं विनोद शर्मा बोल रहा हूं और आपसे मिलना चाहता हूं। कहां से आए हो? मैंने कहा जींद से। बोले जींद से बोल रहे हो? नहीं सर, जींद से नहीं बोल रहा, मैं फरीदाबाद आ गया हूं। बोले अच्छा, आ ही गए हो, फिर तो आ जाओ। साथियों, मैं गया DR कथुरिया के पास। मैंने उसको ऐसे ऐसे प्लान दिखा, ये हमारा प्लान है। वो बोले प्लान तो ठीक है आपका, लेकिन एक साथी और हैं, वो यस करेंगे तो हम इस काम को करेंगे, और हमने जिस काम को किया है या तो किया ही नहीं, क्या बहुत बड़े तरीके से किया है। और साथियों, मैं बड़ा खुश हुआ कि यार अगर ऐसा हो जाए, ये साथी मेरी टीम में जुड़ जाए, ये तो कहता है कि किसी भी काम को बड़े तरीके से किया है, ये तो मेरी टीम में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति को इसने बुलाया है वो व्यक्ति अगर मना करेगा तो ये तो उस पर डिपेंड हो गया। साथ ही वो व्यक्ति बोला थोड़ी सी वेट करो, वो व्यक्ति आने वाले हैं। राकेश बब्बर उनका नाम था। वो व्यक्ति आए और मैंने उनको प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद वो बोला इस काम को कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा पता नहीं क्या शर्त रखेंगे। अभी बोलेंगे एक शर्त ये है कि हर संडे आपको हमारे पास आना पड़ेगा। अब मैं तो चाह ही रहा था कोई मुझे बुलाए। हर संडे क्या, मैं तो सैटरडे भी आ जाऊंगा, बुलाओ, काम करने वाले बनो। तो साथियों, मैंने उनको बोला यस, मैं बिल्कुल आऊंगा आपके साथ, हर संडे को मैं आऊंगा और काम करूंगा। साथियों, वहां से बिजनेस की और शुरुआत हुई। वहां से मेरे दोनों ग्रुप इतने बड़े फले फूले, वहां पर मेरा बिजनेस बढ़ने लगा। और जैसे ही अपलाइन, अत्री साहब, वत्स साहब, इनके ये तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ही, लेकिन उस वक्त जो सेमिनार की बात होती थी, जो किसी को फंक्शन के लिए अपन बुलाते हैं अपने बड़े लीडर को, तो उस वक्त आप सभी जानते हो आदरणीय कदम सिंह जी और OP शर्मा जी, ये दो साथियों को उस वक्त हम लोग मीटिंग लेते थे। और मेरा बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इन दोनों साथियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और इन दोनों साथियों ने दिल से मेरी बहुत बड़ी हेल्प की। तो मीटिंग के लिए जब ये आते थे, इन दोनों लोग के, मैं अत्री साहब को बोलता था सर ये OP शर्मा जी के कदम जी की जोड़ी बहुत गजब है, ये बहुत दूर दूर मीटिंग करने जाते हैं, अपन कैसे जाएंगे ऐसे? अपन भी जाएंगे कभी, अपनी भी जोड़ी ऐसे बनेगी कि कभी झारखंड मीटिंग देने जाते हैं, तो कभी बिहार मीटिंग, कभी महाराष्ट्र, जैसे ये लोग जाते हैं, अपन जाएंगे सर ऐसे? बोले बिल्कुल अपन भी जाएंगे।
साथियों मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि और उस वक्त मैंने बहुत स्पीड से काम किया और वहां से मेरा बिजनेस बढ़ने लगा, वहां से बिजनेस मेरा दूर जाने लगा, वहां से मेरा बिजनेस गति पकड़ने लगा। क्योंकि बिजनेस करने का जो तरीका है वो अगर आपने समझ में आ जाता है तो फिर बिजनेस बढ़ने में देरी नहीं है। बिजनेस तो बढ़ जाता है, हमारे बढ़ने में देरी है। बिजनेस नहीं रुकता, हम रुकते हैं। बिजनेस की स्पीड कम नहीं होती, हमारी स्पीड कम होती है। अगर हमारी स्पीड सही है, हम अंदर से जागरूक हैं, हम उस चीज को समझ लेते हैं कि यह बिजनेस चलता कैसे है, कि यह बिजनेस किस प्रकार से काम करता है। और साथियों आप देखिए, ये आज लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये तो प्रोडक्ट कम है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, कम है प्रोडक्ट? अरे मेरे को देखिए ना, मेरी अपलाइन को देखिए ना, कम थोड़ी है, ये तो ज्यादा प्रोडक्ट लगते हैं मेरे को तो। साथियों एक प्रोडक्ट से भी बिजनेस में सफल हुआ जा सकता है, 2 प्रोडक्ट से भी बिजनेस में सफल हुआ जा सकता है। आज तो 400-500 प्रोडक्ट है, आप क्या बात करते हो, प्रोडक्ट कम है? बहुत प्रोडक्ट है, कम नहीं है इतने प्रोडक्ट। इतिहास रचने वालों ने तो एक प्रोडक्ट पे इतिहास रचा, आज तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप भी इतिहास रच सकते हैं। साथियों धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा। पहली एनिवर्सरी मेरे को आज भी याद है कि भीलवाड़ा के अंदर पहली एनिवर्सरी हुई थी और जींद से एक बस भर के गई थी पहली एनिवर्सरी के अंदर। 2001 के अंदर वो एनिवर्सरी हुई थी, पहली एनिवर्सरी। और अत्री साहब और मैंने एक फैसला लिया था कि सर, अत्री साहब मेरे को बोले ऐसा है दोनों नहीं जाएंगे, अपन एक चला जाएगा, तो तू चला जा या मैं चला जाता हूं। मैंने कहा ठीक है सर, जो आप आदेश करो वही मैं मान लूंगा। बोले मैं एनिवर्सरी पे चला जाता हूं, आप यहाँ टीम को संभाल लो, दोनों चले जाएंगे तो फिर थोड़ा सा टीम को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने अत्री साहब की बात मानी, मैं पहली एनिवर्सरी पे नहीं गया था, अत्री साहब गए थे। फिर अत्री साहब आए, उन्होंने बताया कि ये बिजनेस तो बहुत बड़ा है, इतने लोग थे वहां पे, रॉयल्टी, टेक्निकल, और जो सपने की जो बात करते थे अत्री साहब ने बताया, तब तो ये सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। मैं तो बड़ा खुश हुआ। और जब अत्री साहब ने मेरे को बात बताई तो मैं तो एकदम से अपने और सपने बड़े किए और ताकत के साथ साथियों काम करने लगा। और जब और ताकत के साथ काम करने लगा तो रिजल्ट भी और ताकत के साथ बनने लगे। क्योंकि रिजल्ट आप पे डिपेंड करते हैं, रिजल्ट आपके दिए गए टाइम पे डिपेंड करते हैं। 5 साल जो मैंने आपको बताया, 5 साल जो वहां लिखा था, 5 साल का मतलब क्या है, कौन से 5 साल, ये मेरे को समझ में आ गया था कि आपके काम करने वाले 5 साल, ज्वाइनिंग करने वाले 5 साल नहीं कि आपने आज ज्वाइन किया, कभी काम किया, कभी नहीं किया, कभी किया, कभी नहीं किया, वो 5 साल नहीं है। ज्वाइनिंग करने वाले 5 साल की बात है। और साथियों जैसे अक्सर सारे के सारे अपलाइन, सारे के सारे को लीडर ने भी आपको बताया कि जब आप अपने शहर में काम करते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन आप बाहर काम करते हो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज भरा हो सकता है। मेरे लिए भी चैलेंज भरा हुआ था। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों के अंदर मैंने काम किया, बहुत सारी ऐसे समय मैंने बिताए कि बिल्कुल खाने को जब बहुत कुछ नहीं मिल पाता था, कई बार बाहर से 11-12 बजे आते थे, बिना खाए भी ऐसे ही सो जाते थे, तब भी चल जाता था। JR सिंह बोला और सो गए, क्योंकि पता था कि आज से में सब कुछ सही होगा। और साथियों जैसे पहली एनिवर्सरी के बारे में मैंने बताया, फिर साथियों 2002 के अंदर दूसरी एनिवर्सरी आई। यहां तक की जो मैंने बात बताई, ये सारे का सारा जो काम था एक प्रोडक्ट पे मैंने आपको बताया, ये कि केवल मात्र एक प्रोडक्ट पे हम लोगों ने इस प्रकार से नेटवर्क को खड़ा किया। केवल मात्र गत्ते के डिब्बे के अंदर जो किट आती थी, उस किट को लेके हम लोगों ने नेटवर्क को खड़ा किया, उस किट को लेके हमने काम किया। और जैसे मैं थोड़ा सा और पीछे लेके चलूं, 2001 की जैसे मैंने बात की कि शुरुआत मैंने 2001 में की थी, और दिसंबर 2001 में साथियों में रॉयल्टी पे आया था। जब अत्री साहब एनिवर्सरी में 2002 में गए थे तो वहां पे जैसे उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से वहां पे रॉयल्टी आती है, किस प्रकार से वहां पे लोग बहुत सारे इस प्रकार से वहां पे अपनी टीम को लेकर उत्साहित थे। तो उसी प्रकार से जो रॉयल्टी का जिक्र किया था वो वहां पर 2001 दिसंबर में मैं पहली बार रॉयल्टी पे आया था। तो 2001 जब दिसंबर में रॉयल्टी पे आया था तो उस वक्त 2% रॉयल्टी होती थी, एक तरफ 3.5, एक तरफ 1,15,000, 2% की रॉयल्टी। और 2% की रॉयल्टी होने में मेरे 5 फार्मों की कमी रह गई थी। अब अपलाइन बोले नहीं रॉयल्टी पे आना है, रॉयल्टी पे आना है। मुझे आज भी याद है 2 व्यक्ति मैंने स्पेशल भीलवाड़ा भेजे, 5 फॉर्म उन्होंने लिए और वो व्यक्ति वहां पे जमा करवा के आए, तब वो बिजनेस में ऐड होते थे और मेरी रॉयल्टी लगी।
साथ इतना जुनून था कि मुझे रॉयल्टी लेनी है, मुझे रॉयल्टी लेनी है, कैसे भी आए मुझे रॉयल्टी लेनी है, मुझे रॉयल्टी चाहिए। इस प्रकार से रॉयल्टी का वो जुनून था। और वही जुनून फिर अत्री साहब ने जैसे बताया कि वहां पर तो मैं जब एनिवर्सरी पे गया, बहुत सारे रॉयल्टी चेवर थे, इस प्रकार से खुशी से झूम रहे थे, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर बात आते साथियों सेकंड एनिवर्सरी की। सेकंड एनिवर्सरी तक मेरी इनकम भी थोड़ी सी अच्छी हो चुकी थी, मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना शुरू हो गया था। और जो मेरा कर्ज था साथियों, सबसे बड़ा मेरा जो मेन मोटो था, वो मेरा उस समय लाइफस्टाइल नहीं था, मेरे लेने कार मेरा मोटो नहीं था। सबसे पहला मेरा मोटो था कि मैंने जिसके पैसे लगवाए थे उसके पैसे चुका देना। और जैसे जैसे वो पैसे उतरते जा रहे थे, जैसे जैसे वो किसी के पैसे में देता जा रहा था, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इस प्रकार से सुकून भरा समय होता था कि आज मैंने उसके इतने दिए, इसके उतने दिए। और साथियों आप यकीन मानिए, लगभग मैं आपसे बात करूं कि 2 से 3 साल के अंदर आसिफ ने मेरे को बहुत पैसा दिया और लगभग पैसा मैंने चुका दिया। और वो मेरी जिंदगी का और मेरे परिवार का एक बहुत बड़ा अहम दौर था। इस प्रकार से कि कहते हैं कि भगवान किसी चीज में आपको डुबोता है। डुबोया किसने? कंपनी ने। फिर तैराया किसने? उसी कंपनी ने। तो साथियों कभी भी आप निरुत्साहित मत हो, उदास मत हो कभी भी। भगवान जो करता है वो आपके लिए अच्छा ही करता है और आपके लिए आगे की सोच के करता है। वही मैंने कहा यार, भगवान ने अगर मेरे लिए इतना बुरा किया है तो ये अच्छा भी करेगा। और साथियों 2002 के अंदर मुझे याद है 5 गाड़ियां बिरला ऑडिटोरियम के अंदर मैं लेके गया। 5 गाड़ियां भर के लोगों की मेरी टीम की। और वहां पे जैसे कदम जी ने अपने सेमिनार के अंदर बताया था, वो मेरे को बिल्कुल याद है आज भी, कि इतनी क्राउड वहां पे हो गई थी कि कदम जी लगे थे वहां पे लाइव करने में, वहां पे लाइव किया। और उस एनिवर्सरी के बाद बिजनेस ने जो गति पकड़ी साथियों, बहुत ज्यादा स्पीड बिजनेस की रही। लेकिन कहते हैं कि आदमी जब किसी काम को करते करते थोड़ा सा ज्यादा उत्साहित हो जाता है तो कभी कभार वो गलतियां भी कर देता है। साथियों बीच बीच में हमसे ही बहुत ज्यादा गलतियां होती रही। बहुत सारा इस प्रकार से जो काम, इस प्रकार का जो उत्साह होना चाहिए, कभी कभार वो ढीला पड़ जाता। क्योंकि कई बार आदमी को लगता है कि तू बहुत बड़ा बन गया, तू जो कर रहा वो सही कर रहा है। थोड़ी सी ईगो आ जाती है जब आदमी के पास पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये साथियों ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। पैसा जब जब आदमी के पास आता है, ईगो डाउन होनी चाहिए। पैसा ऊपर, ईगो डाउन, पैसा ऊपर, ईगो डाउन। और साथियों वही मेरे साथ भी कुछ हुआ था। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि मेरी अपलाइन मेरे नजदीक थी, अत्री साहब मेरे नजदीक थे, तो मुझे इस प्रकार की बातों कभी दिक्कत नहीं रही। क्योंकि स्कूल में हम लोग एक साथ फिर जाते थे, वहीं मिलते थे, वो मेरे को फिर समझाते थे, फिर मैं उनको फॉलो करता था, फिर मैं आगे बढ़ता था, फिर मैं अपनी स्पीड पकड़ लेता था। और 2000 की जो सेकेंड एनिवर्सरी की मैंने बात की, उस एनिवर्सरी के आने के बाद फिर एक फंक्शन हुआ था भीलवाड़ा के अंदर। अक्टूबर 2002 की बात है। 3 प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे साथियों। और मैं पहली बार भीलवाड़ा गया था, क्योंकि पहली एनिवर्सरी में मैं जा नहीं पाया। दूसरी एनिवर्सरी जयपुर हुई, वो के अंदर वो प्रोग्राम हुआ, तब मैं भीलवाड़ा गया था पहली बार। उस प्रोग्राम को अटेंड करने से पहले हम लोगों ने कंपनी की विजिट की। मैंने कंपनी की सारी मशीनें देखी, टीसीजी से मिला, ऑफिस को देखा। साथियों मैं एक चीज से बहुत बड़ा प्रभावित हुआ, वो था टीसीजी की सिंपलिसिटी। मैंने कहा इतना साधारण व्यक्ति किसी कंपनी का मालिक है तो कोई रोक नहीं सकता हमारी कंपनी को नंबर 1 होने से। और साथियों वही हुआ। और आज आप देखते हैं कि उसी शख्सियत की, उस सिंपलिसिटी की वजह से ही आज हमारी कंपनी नंबर 1 है। आज हम सबसे बड़ी कंपनी कह सकते हैं। और जब वो प्रोग्राम हुआ साथियों, वो रात का प्रोग्राम था, अक्टूबर 2002 रात्रि का वो प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम में 3 प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे, एक पेस्ट, एक नहाने का साबुन, एक कपड़े धोने का साबुन। तब तक हम लोग केवल मात्र कपड़े पे काम करते थे। फिर मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि प्रोडक्ट की वजह से आदमी नहीं जीतता, अपने अंदर लिए गए कमिटमेंट की वजह से जीतता है। आपके काम की वजह से आप जीतते हैं। प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने ठान लिया मुझे जीतना है तो आप जीत सकते हैं। और आपने मान लिया कि मैं जीत नहीं सकता तो फिर आप हार जाते हैं। ठान लो, मान लो तो जीत आपकी है। और हार जाओ, हार के बारे में सोचने लगे तो हार आपकी है। तो साथियों फिर इसी प्रकार से जब वो प्रोडक्ट आए
साबुन और पेस्ट जब प्रोडक्ट आए साथियों, उनकी गुणवत्ता जो थी, वो क्वालिटी जो थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी। हम क्या करते थे, जैसे वो साबुन आई, बहुत सारे लोग बोलते सर ये साबुन तो बहुत ज्यादा घिसती है। हम लोग बोलते थे, उनको मोटिवेट करते थे, ठीक है यार, घिसेगी तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा और लेके आओगे। कोई साथी बोलता था सर ये तो घिसती ही नहीं है। हम बोलते थे अच्छी बात तो है, घिसती नहीं है तो कम लानी पड़ेगी। इस प्रकार से हम लोग उनको मोटिवेट करते थे। पेस्ट आई साथियों, पेस्ट बाद में निकलता, पहले पानी के वो ऐसे कैप सी बन जाती, पक 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 वो निकलती थी पेस्ट से, 2-3 मिनट में जाके बाद में पेस्ट निकलती। लेकिन साथियों कहते हैं कि विजन अगर आपका क्लियर है, अगर आप दूरदृष्टि हैं, तो हमें पता था कि आज जब ये गत्ते के डिब्बे ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो ये 3 प्रोडक्ट आज कैसे भी हैं, आगे आने वाले समय में प्रोडक्ट बढ़िया भी आएंगे, ये अच्छे भी होंगे। और जब ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तब भी ये इतने अच्छी प्रकार से चल रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जब इनकी क्वालिटी सही हो जाएगी तो हम कहां जाएंगे। आज भी जब मेरे को लोग मीटिंगों में मिलते हैं, बोलते हैं सर मेरे से कोई ज्वाइन नहीं होता, मेरे से कोई जुड़ नहीं रहा, तो उसको सुन के मैं बहुत मोटिवेट होता हूं कि इससे आज भी कोई जुड़ नहीं रहा, आज इसके साथ कोई आ नहीं रहा, उसके बाद भी अपना बिजनेस इतना बड़ा है, डेली ज्वाइनिंग बढ़ती जा रही है, डेली लीडर बढ़ते जा रहे हैं। जब इन लोगों से ज्वाइनिंग होनी शुरू हो जाएगी, जब ये लोग बिजनेस करना शुरू कर देंगे, तो हम कहां जाएंगे साथियों। बहुत बड़ा बिजनेस होगा, बहुत बड़ा बिजनेस। और इसी प्रकार से अक्टूबर 2002 के फंक्शन की बात जैसे मैंने बताई थी कि 3 प्रोडक्ट हुए थे, 3 प्रोडक्ट के बाद तो साथियों प्रोडक्ट की श्रृंखला बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, बिजनेस का कारवां बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड होते रहे। कभी साथियों आने वाले जाने वाले, साथियों ये तो ट्रेंड है, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, इसकी चिंता नहीं लेनी, ये तो ट्रेन है, ट्रेन की तरह चलता रहेगा। कोई साथी उतरा, कोई बैठ गया, कोई उतरा, कोई बैठ गया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो ट्रेन जींद से बॉम्बे, दिल्ली से बॉम्बे जाएगी और आपको बॉम्बे जाना है, तो रास्ते में मत उतरना आप। साथियों मेरे पास भी बहुत चैलेंज आए, मैं भी रास्ते में उतर सकता था। अदर कंपनी की जो बात करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां आई। जब मैंने शुरुआत की थी, एक एमवे का कोई साथी होता था, वो मेरे को मिलता था बस, और कोई कंपनी वाला उस वक्त मेरे को नहीं मिला। वो एमवे वाला ये कहता था सर क्या आप ये चवन्नी ठन्नी 1000 रुपये कपड़ा, वो कहता था चवन्नी ठन्नी में आप क्या कर लोगे। मैं बोलता था ये मेरी चवन्नी ठन्नी एक दिन तेरे 500 के नोट पे भारी पड़ेगी। और वही हुआ दोस्तों, इस चवन्नी ठन्नी ने इतना बड़ा काम कर दिया कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। तो साथियों भगवान के अगर देर है, अंधेर नहीं है। आप चलते रहे, एक एक रखा गया कदम, एक एक आगे बढ़ाया गया कदम, उसका फायदा आपको देगा। ये एक एक दिखाया गया प्लान रंग लाएगा एक दिन। समय लग सकता है, हो सकता है वो प्लान आपका आज सक्सेस हो जाए, हो सकता है प्लान आपका कल सक्सेस हो जाए, लेकिन 100% सक्सेस होगा। एक भी दिखाया गया प्लान आपका खाली नहीं जाएगा। साथियों आज मेरे को लगभग 18-19 साल इस कंपनी में काम करते हो गए। आज भी बहुत सारे लोग उस वक्त के कहते हैं सर आज हमारे समझ में आ गया, आज हमारी ज्वाइनिंग करनी है। हो सकता वो समझ में 2 साल बाद आए, हो सकता समझ में 5 साल बाद आए, हो सकता 10 साल बाद आए, लेकिन समझ में आएगा। लेकिन आप नहीं रुकना, आप चलते जाना। आप रुक गए तो उसको समझ में आएगा और फिर वो समझाने के लिए आपके पास फिर आएगा कि सर जब आप मेरे पास समझाने आए थे तब तो मैं नहीं समझ पाया, अब मैं आपको समझाने के लिए आया हूं कि आप जिस काम को कर रहे थे सही था। अब उस वक्त क्या सोचोगे आप, क्या इस बंदे को मैं समझाने गया था, आज ये मेरे को समझाने आ गया। और साथियों 2002 के बाद 2003, 2004, 2003 में कुछ ऐसी घटना घटी, ये थोड़ा सा इस प्रकार की कुछ गतिविधि हुई कि बहुत सारे सीनियर अपलाइन कुछ इस प्रकार की अदर्स कंपनी में इन्वॉल्व हुए, वो आप सभी जानते हैं। लेकिन चलता रहा, हम मोटिवेट नहीं हुए। अत्री साहब और वक्त साहब और हम सारे जब इकट्ठे हुए कि ऐसे ऐसे कुछ अपनी अपलाइन छोड़ के जा रही हैं, अपने को क्या करना चाहिए, तो सबने मिलके ऐसी सलाह बनाई कि कुछ भी हो जिएंगे आरसीएम के साथ, मरेंगे आरसीएम के साथ, चाहे डाउनलाइन छोड़े चाहे अपलाइन छोड़े, कोई नहीं छोड़े,
हम आरसीएम ही करेंगे और आरसीएम ही करते जाएंगे। ये हमने डिसीजन वहां पे लिया था और इस प्रकार से ये कारवां बढ़ता चला गया। फिर आता है 2004, पार्ट टाइम ही मैं करता रहा, स्कूल में जाता रहा, आरसीएम करता रहा, स्कूल में जाता रहा, मीटिंग करता रहा। बीच के जो 5 दिन थे वो 50 से 100 किलोमीटर दूर में जाता। सैटरडे संडे मैं 400 500 इस प्रकार से कितनी भी फिर दूरी पे ग्रुप मिल जाए मैं वहां पे जाता। और फरवरी 2004 का फिर समय आया जहां पर मेरी शादी हुई। मैं तब रॉयल्टी पे था। रॉयल्टी पे था जब मेरी मिसिज मेरे से बात करती है कि ये क्या काम है आपका, इसमें क्या करना पड़ता है। मेरे को तो बताया गया था कि आप नौकरी करते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैं नौकरी करता हूँ। मैंने उसकी मेरी स्टेटमेंट दिखाई इस प्रकार से, जो ये स्टेटमेंट है देखिए, ये मैंने सारी में ये आज तक पूरी स्टेटमेंट रखी है। तो जब दिखाई कि देखो इस प्रकार का मैं बिजनेस भी करता हूँ और इससे अपनी ज़िंदगी बदलेगी, इससे अपनी ज़िंदगी और आगे बढ़ेगी, इससे अपना लाइफस्टाइल और बदलेगा। पहले की कहानी मैंने बताई कि इससे मैंने इस प्रकार से कर्ज था सब वो इस बिजनेस से उतारा है, तो वो बहुत मोटिवेट हुई। फिर हम लोगों ने फिर जब पत्नी का सपोर्ट मिलता है तो कहते हैं ये बिजनेस और बड़ा हो जाता है। आप काम करने वाले, काम करने के 2 तरीके हैं, एक तो अंदर से काम और एक बाहर से काम। एक तो फिजिकली आप करते हो और एक अंदर से आपको जो सपोर्ट मिलती है वो भी आपका काम करना माना जाता है। तो साथियों जब काम किया उस प्रकार से 2004 और 22 फरवरी को मेरी शादी थी और फिर 29 फरवरी को कुरुक्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। आप सभी जो पुराने साथी सीनियर साथी हैं, बीसी छाबड़ा सर वहाँ पे आए थे। वहाँ पे एक बहुत बड़ा शानदार फंक्शन हुआ था। वहाँ मेरी मिसिज गई थी और वहाँ पे उसने जब देखा कि मुझे रॉयल्टी की स्टेज पे बुलाया गया तो वो खुश हुई कि ये मेरे हीरो हैं, आज रॉयल्टी अचीवर पे हैं। इन हजारों की भीड़ से इसको रॉयल्टी के नाम से बुलाया गया है, रॉयल्टी अचीवर के रूप में बुलाया गया है। वो साथियों बहुत खुश हुई और 2004 के बाद से मेरा बिजनेस स्पीड पकड़ते चला गया और चलते चलते 2005, 2006 और मैं आपको अब थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इनकम। ये मैं पहला दिखाता हूं साथियों। ये मेरा पहला चेक आया था 637 रुपए का, ठीक 637 रुपए। ये स्टेटमेंट अगर आपको दिख रही है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से ये बिजनेस आपका गति पकड़ता है। पहला चेक 637। अब आप समझिए इस बात को। ठीक एक साल बाद साथियों लिखा है 21,295, ठीक 1 साल बाद। अब देखिए साथियों, जब मेरे को ठीक 2 साल हुए साथियों, मेरा चेक आता है 6,011। अब आप बोलेंगे ये क्यों? मैंने आपको बताया था मेरी कहानी के अंदर कि पीछे टीम खराब हो गई थी, नेटवर्क सही नहीं बनाया, जिसकी वजह से चेक कम हो गया। तो बिजनेस कम होगा तो चेक भी कम होगा। उसके बाद ठीक 1 साल बाद साथियों मेरा चेक फिर आता है 31,949। अब ये साल हुए साथियों 3। ठीक चौथी साल जब मेरे को ठीक 4 साल हो गए तो साथियों मेरा चेक आता है 76,641। 2115 मेरी आईडी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था 5 साल का गेम है। 5 साल मेरे को समझ में आए थे कि 5 साल अगर जीत जान लगा के इस बिजनेस में काम कर लिया तो साथियों सारे पिछले जितने भी हमारे गरीबी थी, जितने भी हम लोग जिस प्रकार से रहते तो सब कुछ बदल सकता है। और आप साथियों अपने घरों में बैठे मुस्कुरा दें, अभी सारे जहां पर आप बैठे हो तालियां बजा दें। आप तालियां मेरे लिए नहीं बजाएं, आपकी कामयाबी के लिए बजाएं, क्योंकि जब मुझे 5 साल हो गए थे मेरा चेक आता है 1,75,565 रुपए। साथियों ये वर्ष हो गया था फरवरी 2006। समझिए आप इस बात को साथियों, 637 रुपए से 5 साल के अंदर 1,75,565 रुपए तक का मेरा चेक पहुंच गया था। ये साथियों ये आरसीएम की खूबी थी, ये हमने दिल से काम किया उसका परिणाम था, ये हमने कंपनी पे विश्वास किया उसका परिणाम था। साथियों अगर आप विश्वास करते हैं किसी भी चीज पे, लेकिन मगर सबसे पहले आप पे तो विश्वास कीजिए। कंपनी कैसी है, कंपनी किस प्रकार से काम करती है वो बाद की बात है, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आप कैसे हैं, आपको क्या करना है, आपको करना है या नहीं करना है। किसी और के कहने से आप डगमगा तो नहीं जाएंगे, किसी और के कहने से आपका विश्वास तो नहीं खत्म हो जाएगा।
अगर ऐसा है कि आप किसी और के कहने से आपका विश्वास नहीं डगमगाएगा तो साथियों आप निश्चित रूप से आपकी जीत है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। पहले साल साथियों जब मुझे 2001 की बात करता हूं, मैं टोटल इनकम की बात करता हूं, 2001 के अंदर मेरी टोटल इनकम आती है 96,706। समझिए आप इस चीज को, 5 साल का गेम है। 5 साल में किस प्रकार से आपका गेम बदल जाता है। सेकेंड ईयर जो बात है 2002 के अंदर मेरे पास टोटल इनकम आती है 2,30,709। अब समझिए तीसरे साल जो मेरे पास इनकम आती है 2003 के अंदर 3,08,116 रुपए। अब साथियों चलते हैं 2004 में। 2004 में मेरी इनकम आती है 8,30,630। और साथियों जब मेरे 5 साल मुझे होते हैं साथियों मेरी इनकम आती है उस साल 16,13,410। अब इस बात को समझिए, यहां पे ये समझने की बात है। 5 साल का गेम इसीलिए कहते हैं कि 5 साल आपको रुकना होगा, 5 साल आपको टिकना होगा। अगर मैं पहले साल की इनकम देखता तो साथियों हो सकता मैं काम नहीं करता, मैं दूसरे साल की इनकम देखता तो हो सकता है मैं काम नहीं करता, लेकिन मुझे 5 साल देखें कि 5 साल मुझे इस फील्ड में देने हैं। 5 साल का मेरा कोर्स और 5 साल का कोर्स मुझे कंप्लीट करना है। और 5 साल का कोर्स का कंप्लीट किए आप ही साथियों देखिए, और पार्ट टाइम करते करते, उस वक्त मैं पार्ट टाइम काम करता था, अपने स्कूल में जाता था, अपना काम करता था, और पार्ट टाइम करते करते साथियों इस प्रकार से अपने बिजनेस को खड़ा किया, इस प्रकार से अपने बिजनेस को बड़ा किया। साथियों आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आज तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, डर किस बात का है, चैलेंज किस बात का है साथियों, प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। इतने सारे प्रोडक्ट आज हैं साथियों हमारे पास। तो टाई अप भी बहुत सारी कंपनियां हैं, हमारे आरसीएम के अपने प्रोडक्ट हैं। और खास बात देखिए, सारे प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है। और जितने भी हमारे टाई अप के प्रोडक्ट हैं साथियों, हरित संजीवनी, न्यूट्रीचार्ज, गुड डॉट, हेल्थ गार्ड, ये सारे प्रोडक्ट भी इस प्रकार के इनकी कंपनी के मालिक हैं, हम सबसे मिले हैं, बिल्कुल दिल से काम करते हैं। अब मैं साथियों थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता हूं। जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। जैसे साबुन, तेल, शैम्पू है। अब साबुन तो साबुन का काम करती है, तेल तेल का काम करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हम हो नहीं सकते। लेकिन जो टाई अप के प्रोडक्ट हमारे, इस पे थोड़ा सा अपने को जागरूक होना पड़ेगा। टाई अप के प्रोडक्ट पे हमें क्यों जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जितने प्रोडक्ट अभी, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो आप हरित संजीवनी पे काम कीजिए। पढ़ा लिखा नहीं हूं तो हरित संजीवनी पे काम कीजिए। थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे यानी कि 8-10 पढ़े लिखे हैं तो गुड डॉट हेल्थ गार्ड पे काम कीजिए। और थोड़े से और पढ़े लिखे हैं तो साथियों आप न्यूट्रिशन पे काम कीजिए। एक एक्सपर्ट पे आपको, एक प्रोडक्ट पे आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। किसी भी प्रोडक्ट पे आप एक्सपर्ट हो जाइए, ताकि आपका बड़ा वॉल्यूम आपको वहां से मिले। और बड़ा वॉल्यूम मिलेगा तो आपकी पिन जल्दी आएगी, आपकी रॉयल्टी टेक्निकल जल्दी आएगी। तो साथियों ये सिलसिला चलता रहा। और जैसे मैंने बताया था कि कुछ अपलाइन हमारी जब इस प्रकार से कहीं और इन्वॉल्व हुई तो साथियों 2 गई तो 2 वापस आ गई, 2 वापस फिर आ गए, जिनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। 2 का तो मैंने बता ही दिया। वैसे तो सभी का रोल होता है साथियों, एटमॉस्फेयर का रोल होता है, क्रॉस लाइन का रोल होता है, बहुत सारा रोल होता है। फिर भी साथियों अपलाइन तो अपलाइन है। अपलाइन तो अपनी बहुत बड़ी भगवान के रूप में होती है। अत्री साहब का जैसे मैंने बताया, उनका तो मैं जितना बखान करूं, मैं 1 घंटा का 2 घंटा भी बखान करता हूं तो भी कम है। वत्स साहब इतनी सिंपल पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी सहायता उन्होंने मेरी की, बहुत प्यार मान सम्मान उन्होंने दिया, बहुत बड़ा रोल उनका रहा। और फिर साथियों 2 अपलाइन आई, आदरणीय मुकेश कोठारी सर और आदरणीय बीसी सर। और इतने मोटिवेशन के साथ बीसी सर का तो वो 41 लेके चलते थे। वो बोलते थे 1 तारीख से मैं घर से निकलता हूँ, 30 तारीख को जाता हूँ। तो साथियों बीसी सर का मेरी जिंदगी में, मेरे बिजनेस में
बहुत बड़ा रोल रहा, आदरणीय कोठारी सर का मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल रहा, और तमाम अपलाइन जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जितनी क्रॉस लाइन जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि साथियों, माहौल में अगर खुशबू होती है तो सबको खुशबू आती है, माहौल में बदबू होती है तो सबको बदबू आती है। तो साथियों, इसी प्रकार से माहौल आपको बनाना है, इसी प्रकार से खुशबू वाला माहौल आपको बनाना है। खुशबू वाला माहौल बनेगा तो सबको खुशबू आएगी, बदबू वाला माहौल बनेगा तो सबको बदबू आएगी। तो साथियों, 5 साल आज आप भी टारगेट बनाइए। आज 2020 है, मैं कहता हूं पिछला छोड़ दीजिए, आप फिर आगे आप 5 साल का टारगेट बनाइए, और 2025 तक जो मैंने किया, आप नेगेटिव मत होइए। चैलेंज को आप मजबूती के साथ स्वीकार कीजिए, और जब आप चैलेंज को मजबूती के साथ स्वीकार करते हैं, नेगेटिविटी को पार कर जाते हैं, और फिर वो 5 साल आप काम करते हैं। साथियों, 5 साल यूं मत गिनिए, आज ज्वाइन किया 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 2, ऐसे साल मत गिनिए। साल गिनने से थोड़ी, बच्चा स्कूल में जाए, काम नहीं करे, पढ़े नहीं, और कहे मेरे को 1 साल हो गया, 2 साल, उससे क्या फर्क पड़ता है? काम करते करते वाले 5 साल हमने साथियों रेगुलर काम किया, रेगुलरिटी बनाए रखी, रेगुलर प्लान दिखाया। जैसे जैसे स्थिति आई वैसे वैसे, जैसे जैसे प्रोडक्ट थे वैसे वैसे प्रोडक्ट पे काम किया। एक प्रोडक्ट था तो एक प्रोडक्ट पे काम किया, 2 थे 2 पे किया। ये नहीं कि सर ये तो वो आ जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, फला प्रोडक्ट आ जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, वो नहीं कर दूंगा, नहीं। आज जो प्रोडक्ट है उस पर आपने क्या किया, आज पे डिपेंड करता है। आज जितने प्रोडक्ट हैं उस पे अगर आप काम कर सकते हो तो आपकी जीत पक्की है। प्रोडक्ट तो आएंगे साथियों, आप अपना नेटवर्क तो बढ़ाइए। आपके नेटवर्क में 1000 व्यक्ति हैं और 2 प्रोडक्ट और आ जाते हैं, तो साथियों आपका बिजनेस कितना बढ़ जाएगा, उसी लेवल पे, उसी अनुपात में। लेकिन आपके नेटवर्क में 5000 लोग हैं, फिर 2 प्रोडक्ट आते हैं, तो आपका बिजनेस कितना बढ़ जाएगा। लेकिन साथियों, अगर आपके नेटवर्क में 10,000, 20,000, 50,000 लोग हैं, फिर 2 प्रोडक्ट आ जाते हैं, फिर आपका बिजनेस कितना बढ़ेगा। इसलिए आप प्रोडक्ट पे फोकस मत कीजिए, वो तो कंपनी का काम है, छोड़ दीजिए आप उसको। कंपनी देखेगी कितना प्रोडक्ट आएगा, कब आएगा, वो कंपनी देखेगी, आपका काम नहीं है। आपका काम है नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बढ़ाना और नेटवर्क दौड़ाना। 3 चीजें मैंने बोली है, नेटवर्क बनाना, नेटवर्क को चलाना और नेटवर्क को दौड़ाना। पहले आप नेटवर्क बनाइए, फिर इसको चलाइए। गाड़ी चलती है ना, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, फिर गाड़ी चलाते हैं, फिर गाड़ी को दौड़ाते हैं। दौड़ाएंगे नहीं तो गाड़ी पहुंचेगी नहीं। ऐसे ही नेटवर्क में भी आपको सबसे पहले, आपको मैं लिख देता हूं, सबसे पहले आपको नेटवर्क बनाना है, फिर आपको नेटवर्क चलाना है, फिर आपको नेटवर्क दौड़ाना है। बनाने से बात नहीं बनेगी, चलाना पड़ेगा। चलाइए साथियों, काम कीजिए। साथियों, गरीब आदमी के पास भी 24 घंटे हैं, अमीर आदमी के पास भी 24 घंटे हैं। क्या 24 घंटे बढ़ाए जा सकते हैं? क्या समय बढ़ाया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। पता है कैसे समय बढ़ाया जा सकता है? सुबह आप उठते हैं 8 बजे, 6 बजे उठिए, कितने घंटे बढ़े? 2। आप सोते हैं 9 बजे, 11 बजे सोइए, कितने घंटे बढ़े? 2, बढ़ गए 4 घंटे। और आरसीएम में काम कितना करना है? 4 ही घंटे काम करना, लो आगे 4 घंटे। आप काम करने वाले बने साथियों, सब कुछ आपके साथ है, सारी स्थितियां आपके साथ हैं। आप काम करने वाले बनो, आपकी अपलाइन आपको गिरने नहीं देगी। हमारे कंपनी के मालिक जैसी शख्सियत के साथ हम लोग जुड़े हैं, आदरणीय टीसी छाबड़ा सर। साथियों, बहुत बड़ी शख्सियत के साथ हम लोग जुड़े हैं, बहुत बड़ी पावर के साथ हम लोग जुड़े हैं, बहुत बड़ी ताकत के साथ हम लोग जुड़े हैं। वो हमें गिरने नहीं देंगे। 11 का वो समय आपने देखा होगा साथियों, एक सामान्य आदमी होता तो टूट जाता, लेकिन वो सामान्य आदमी नहीं है, वो साधारण आदमी नहीं है, असाधारण आदमी है। तमाम विपत्ति आने के बाद भी उन्होंने एक ही बात बोली
कि आरसीएम के बिना तो मेरा परिवार रह ही नहीं सकता, आरसीएम के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, आरसीएम तो हमारी जान है, जिएंगे आरसीएम के साथ, मरेंगे आरसीएम के साथ। जिस कंपनी के एमडी का इस प्रकार से मोटो है, जिस कंपनी का इस प्रकार से बातचीत वो करते हैं कि मैं जीऊं मरूं आरसीएम के साथ का, साथियों फिर हमें डरने की कोई बात नहीं है, हमें किसी प्रकार से कोई घबराने की बात नहीं है। बस हमें तो पूरा ध्यान देना है हमारे नेटवर्क के ऊपर, हमें पूरे का पूरा फोकस रखना है हमारी टीम के ऊपर। खुद खड़े होके लिखना शुरू कर दीजिए, खुद खड़े होके बताना शुरू कर दीजिए, खुद खड़े होके आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। कहते हैं जो व्यक्ति चल सकता है वो दौड़ भी सकता है, और जो दौड़ना सीख गया वो जीतना सीख गया। भूल जाइए साथियों कितने पढ़े लिखे हैं आप, भूल जाइए मैं कम पढ़ा लिखा हूं, कोई बात नहीं। आप बस ये याद रखिए कि अब मुझे आरसीएम में आके कितना काम करना है, अब मुझे आरसीएम में आके बहुत कुछ करना है, अब आरसीएम में आके मेरे को मेरे सपने पूरे करने हैं। और साथियों इसी प्रकार से मैंने सपने पूरे किए। सबसे पहला मेरा सपना मेरा कर्ज उतारना, वो मैंने उतारा। उसके बाद मेरा लाइफस्टाइल। आज साथियों आरसीएम का दिया हमारे पास सब कुछ है, परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, हे परमात्मा ये आरसीएम तूने दिया। और आज किसी भी प्रकार की कोई भी लाइफस्टाइल की चाहे बात करें, चाहे गाड़ी की बात करें, चाहे बंगले की बात करें, चाहे बैंक बैलेंस की बात करें, चाहे किसी अदर्स जो भी आज लाइफस्टाइल होता है किसी की बात करें, आज आरसीएम की वजह से सब कुछ सही है साथियों। जिनकी मजे से चलती है, आज भी काम करते हैं, आज भी अपनी टीम के साथ रेगुलर काम करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार से आपको करना है। और साथियों आने वाला समय, जैसे अत्री साहब बार बार अपने जो मेरी अपलाइन है वो बार बार नेटवर्क के फ्यूचर को दिखाते हैं। वो जब भी आप अत्री साहब को सुनेंगे वो फ्यूचर की बात करेंगे कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। और बिल्कुल सही, मैं भी इसी बात पे स्टैंप लगाता हूं। मैं भी अभी एक किताब पढ़ रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग सफलता की राह, मेरे पास रखी है किताब। मैंने इसके लगभग 8-10 चैप्टर पढ़े हैं। ये सारी किताब एक ही बात बोलती है कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है, और आने वाले समय में मेन रोल रहेगा इन 5 सालों का। तो साथियों इन 5 सालों के अंदर आपको बहुत बड़ा काम करना है। ये 5 साल हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे, ये 5 साल हमारे लिए बहुत उत्साहित रहेंगे। ये 5 साल हमारे नेटवर्क को बनाने के लिए, चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए, सारे के सारे ये 5 साल हमारे बिल्कुल अनुकूल हैं। तो इन 5 साल के अंदर हमने पूरे का पूरा फोकस, पूरे का पूरी ताकत अपने को लगानी है कि किस प्रकार से इन 5 सालों के अंदर अपने नेटवर्क को बढ़ाएं, किस प्रकार से इस 5 साल के अंदर अपनी गति को बढ़ाएं। और साथियों जी मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना काम हमने आज तक किया है, जितना काम इन 20 सालों में किया है, उससे कहीं अधिक काम सारे 20 साल मिला के हम इन 5 साल में करने वाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री को देखिए साथियों, जो काम फिल्म इंडस्ट्री ने शुरुआती के 20 साल में किया था, उससे कहीं अधिक केवल 5 साल में किया था। तो फिर मैं उसी 5 साल पे आता हूं। 5 साल जिंदगी के आप ये इसके अंदर लगा दो, 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में कूद जाओ, 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में डूब जाओ। ये 5 साल आपकी जिंदगी को बदल देंगे। ये 21, 22, 23, 24, 25 ये वर्ष हमारी जिंदगी के बहुत बड़े जीवन को ले जाने के लिए आए हैं। और साथियों अभी जो लॉकडाउन है इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे को मिला। मीटिंगें हमारी होती थी 300, 400, 500, 1000 गैदरिंग की होती थी, लेकिन आज साथियों 15-15 हजार लोग लाइव हमें देखते हैं, सुनते हैं। किस प्रकार से आसान हो गया काम। तो साथियों कोई भी चीज कभी भी किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए आती है, बस वो समझना हमें पड़ता है। तो साथियों मैं लास्ट में धन्यवाद दूंगा सभी कोर साथियों का। 10 तारीख से लेकर आज तक जितने कोर साथी आए, सभी ने बहुत बड़ी अपनी भावनाओं को आपके साथ शेयर किया। मैं खुद 4 बजे आके इंतजार करता हूं मैं कब 4 बजे, और मैं इस 4 से 5 कोर लीडर को सुनूं। और मैं धन्यवाद करता हूं यूएस के प्रेसिडेंट आदरणीय कोठारी साहब का, पूरे कोर मीटिंग जो होती हैं जिनकी देखरेख में, पूरे सिस्टम का। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विराम चाहूंगा। धन्यवाद। जय आरसीएम।